रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, चलिए तो इसको समझने के लिए हम एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, और वैसे जैसे अभी मैंने बताया था कि एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ये मैंने लगा दिया, दिस इज वोल्टेज, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड दिस इज करंट, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब बच्चों ये करंट जो है वो वेरी कर रहा है, ओवर द टाइम इट वेरीज, है ना, बट वी कैन कंसिडर ए स्मॉल टाइम इंटरवल dt। अगर हम एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले लें dt, ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल dt, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि उसमें जो करंट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो लेट वी विल कंसिडर ए स्मॉल टाइम इंटरवल dt फॉर विच वी विल अज्यूम दैट I इज कांस्टेंट। इतना छोटा सा इंटरवल है कि उसके लिए I कांस्टेंट है। कैसे? देखो, एक्चुअली ये करंट का फंक्शन है, लेकिन हम इतना छोटा टाइम लेंगे, इधर टाइम चल रहा है, इतना स्मॉल टाइम लेंगे कि उतने टाइम के लिए ये जो छोटी सी वेरिएशन है करंट में यहाँ पर, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, I के बराबर है। ठीक है, तो वो हमने ले लिया। अब इस I करंट ने dt टाइम में जो स्मॉल हीट प्रोड्यूस करनी है बच्चों, दैट विल बी dH, स्मॉल हीट dH, I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, दिस इज द जॉउल्स हीटिंग इफेक्ट। वहां से ये फॉर्मूला आया। टोटल हीट अगर आपको पूछा जाए 0 से लेके कैपिटल T टाइम तक, ये 0 है, ये कैपिटल T है। अब ये स्मॉल हीट तो आपको पता लग गई dt टाइम के लिए, लेकिन अगर बोला जाए कि टोटल हीट फाइंड करो फॉर 0 to T, ठीक है, वो कैसे लिखी जाएगी? दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dH, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 to T। मतलब 0 to T हमें इंटीग्रेट करना है I स्क्वायर R dt को। ठीक है, तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड फॉर फुल साइकिल। ठीक है, ओके। अब RMS वैल्यू क्या होता है? RMS वैल्यू जो होती है वो वही वैल्यू होती है AC की, उतनी अमाउंट होती है जो इतनी ही हीट प्रोड्यूस करे। तो वी विल राइट कि इफ सेम हीट इज produced by IRMS, ठीक है, तो हम यहां पर उसके लिए रिलेशन लिख सकते हैं, सेम हीट इज प्रोड्यूस्ड, H मैंने सेम ले लिया, इस इंटीग्रेशन की जगह मीन्स इसको इंटीग्रेट करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओवर द फुल साइकिल, है ना, इफ सेम हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय IRMS फॉर फुल साइकिल। तो ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, दोनों में सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है, हमने उस करंट को इंटीग्रेट किया, पहले उसका स्क्वायर करना है, फिर इंटीग्रेट करना है, फिर R से मल्टीप्लाई करना है, फिर dt करना है। जितनी हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है फंक्शन, हम बोलते हैं कि उतने ही करंट को IRMS बोलते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, IRMS स्क्वायर RT is equal to 0 to T I स्क्वायर R dt। ठीक है, तो R तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, और यहां से आएगा IRMS का स्क्वायर इज 0 to T, ये जो T है ये नीचे चला जाएगा, यहां 1/T हो जाएगा, I स्क्वायर dt। अभी यहां स्क्वायर है, आपको अगर RMS वैल्यू लिखनी है सिंपली, तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। ये स्क्वायर है ना, इधर सारे पे अंडर रूट बन जाएगा, तो मैं पहले पूरा रिलेशन लिख दूं, एज इट इज हमने लिख लिया इसको, और इस स्क्वायर के कारण यहां पे अंडर रूट आ गया, ये T है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर IRMS। ये बेसिक रिलेशन है, अभी ये डेफिनेशन है IRMS की जो हमने यूज करनी है टू फाइंड द रिलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। So now we will define it, what is RMS value. So I am writing here, it is that amount of DC direct current which produces same amount of heat
in a given resistance when pass for same time. ठीक है जी, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कि ये उतना डायरेक्ट करंट होता है, IRMS जो होता है ये वो वैल्यू होती है। ये डायरेक्ट करंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। जब मैंने DC बोल दिया तो DC का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू। ये वो फिक्स्ड वैल्यू होती है जो उतनी हीट प्रोड्यूस करती है जितना ये फुल साइकिल ऑफ AC जो भी हम भेज रहे हैं सर्किट में वो प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द गिवन रेजिस्टेंस इन द गिवन टाइम। उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए, तो ये एक डेफिनेशन है जो कभी कभी 1 मार्क में पूछ ली जाती है कि डिफाइन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो ये जस्ट आपने लर्न करनी है, बाकी यहां पर फोकस करना है। मेन फॉर्मूला ये है कि IRMS जो है इसको ड्राइव करना भी नहीं पूछा जाएगा, बट इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज RMS वैल्यू ऑफ AC। ओके, अब हम अपने फंक्शन के लिए जो हमारे घरों में हाउस होल्ड सप्लाई है उसके लिए IRMS को फाइंड करेंगे। देखो क्या है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। क्या फॉर्मूला बना, देखो ये है रूट, आपने रूट लगा देना है, आपने रूट लगा देना है ऐसे, ठीक है। फिर है मीन, तो मीन के लिए हम क्या करते हैं 1/t इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, है ना, बट स्क्वायर भी है, वो जो समथिंग है उसका स्क्वायर करना है dt। तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, रूट भी करना है, फिर इंटीग्रेट करके करंट का स्क्वायर करके उसको इंटीग्रेट करना है और टोटल टाइम से डिवाइड करना है। दिस इज कॉल्ड रूट मीन। मीन मतलब t से डिवाइड किया और स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फंक्शन रहेगा। नाउ वी विल फाइंड IRMS फॉर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t करंट। ये करंट है फॉर फुल साइकिल, हम फुल साइकिल के लिए इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है जी, अब ये फुल साइकिल के लिए जीरो नहीं आएगा, जैसे एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए जीरो आती है, ये जीरो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हीट हर केस में प्रोड्यूस होनी है, चाहे करंट क्लॉकवाइज जाए चाहे करंट एंटी क्लॉकवाइज जाए, हीट तो प्रोड्यूस होगी, हीट जीरो नहीं होने वाली। तो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो ये हमें निकालना है, मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसकी स्क्वेयरिंग करके इसको वापस ऐसे लिख रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। I स्क्वायर की जगह आ जाएगा जी I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। बहुत सिंपल है, जहां पे हमारे पास ये था I स्क्वायर, उसकी जगह मैंने ये फंक्शन सारा स्क्वायर करके पुट कर दिया, ये करंट था मेरा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। देखो I0 स्क्वायर एक कांस्टेंट है, वो बाहर चला गया, कैपिटल T आ गया, इंटीग्रेट किसको करना है 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब जब आप साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना चाहते हो, इट इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको लीनियर फंक्शन में पहले चेंज करना पड़ता है। तो वो हम कैसे करेंगे, I0 स्क्वायर बाई t, यहां पे फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2 dt। तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और अगर कहीं पे आपको इस चैप्टर में cos स्क्वायर थीटा मिल जाए, आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो यू हैव टू चेंज इट टू दिस फंक्शन 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है और ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, इधर लीनियर चलते हैं पावर 1, इधर क्वाड्रेटिक चलते हैं, तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब यहां तक हो गया। अब ये दो इंटीग्रेशन बन गई, एक बन गया 1/2 dt बन गया और एक cos 2 ओमेगा t dt बन गया। तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां से वापस आ रहा हूं, मैं इधर आ रहा हूं, तो I0 स्क्वायर बाई t यहां पे आ गए,
और इसको भी हमने कर लेना है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक हो जाएगा 0 टू t 1/2 dt और दूसरी टर्म आ जाएगी -1/2 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt। ये दो टर्म्स हमारे पास आएंगी। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है जी। इसको अभी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। आई नॉट स्क्वायर बाई टी, ठीक है। 1/2 भी देखो बच्चों बाहर आ गया, dt की इंटीग्रेशन स्मॉल t, उसकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू कैपिटल T। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। -12 ये रहा और इसका आंसर होता है cos 2 ओमेगा t की इंटीग्रेशन होती है sin 2 ओमेगा t, sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा और इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज 0 टू कैपिटल T, ठीक है। तो ये ऐसे बंद होगी ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया जी आई नॉट स्क्वायर बाई टी हाफ, ऐसे ही रहा और लिमिट्स जब आपने पुट करी तो कैपिटल T आ गया यहाँ पे। यहाँ पर -12 इंटू 2 ओमेगा नीचे आ गया और इसको अभी हमने सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं, साइन 2 ओमेगा स्मॉल t की जगह कैपिटल T माइनस साइन 0, ये मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पुट कर दी। ओके, अब यहां पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखो हेयर ये जो फंक्शन है साइन 2 ओमेगा टी, ये वाला, ये किसके बराबर है, ये है साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा। बच्चे ऐसे करना पड़ेगा जब आपने इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करना है, या चाहे आप ओमेगा को पुट कर दे t बाई 2 पाई बाई टी, ठीक है। आप ओमेगा को 2 पाई बाई टी पुट कर सकते हैं या t को 2 पाई बाई ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा। ये 4 पाई आ गया, साइन 4 पाई इज 0, ठीक है। तो साइन 4 पाई इज 0 और साइन 0 वैसे 0 है तो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। तो ये सारी टर्म 0 होगी, सिर्फ हमारे पास ये बची। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर कैपिटल T बाई 2t, ये t से t कटा, तो IRMS का स्क्वायर इस फंक्शन के बराबर आ गया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं अभी हम। तो देयरफॉर IRMS, अब ये स्क्वायर है ना इस तरफ, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। आई नॉट, इसका अंडर रूट हुआ, आई नॉट बचा और नीचे बचा √2, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर IRMS ऑफ फुल साइकिल। जब आपने पूरा कंप्लीट साइकिल लेना है तब ये आंसर है। अब अगर हाफ साइकिल के लिए पूछा जाए इसको तो क्या करेंगे, तो यहां पर t/2 चलेगी लिमिट और ये सारी लिमिट 0 टू t/2 0 टू t/2 चलेगी और फिर उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। बट हाफ साइकिल के लिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये जो डेरिवेशन की फॉर्म में आता है ये फुल साइकिल की फॉर्म में ही आता है, ठीक है। ओके, अब आपको एक रिजल्ट बता देते हैं और जो शॉर्टकट है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t ओवर द फुल साइकिल इज 0, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा t ओवर द फुल साइकिल इज 0। समझ गए मेरी बात। चाहे यहाँ cos 2 ओमेगा t हो चाहे sin 2 ओमेगा t हो, उसको जब आपने फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना है ना, देखो ये टर्म का आंसर 0 ही आया तो वो हमेशा 0 होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कहीं पर भी अगर आ जाएं तो डायरेक्ट पुट करने हैं। तो क्या रिजल्ट मैं कह रहा हूं कि अगर आपने फुल साइकिल के लिए cos फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फुल साइकिल के लिए साइन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आंसर 0 होएगा। ओमेगा की जगह 2 ओमेगा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल है। ओमेगा है ना सिंपली, अगर मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है साइन, है ना ये वाला, तो 2 ओमेगा टी का फंक्शन क्या होगा, इतने ही टाइम में 2 साइकिल आएंगे और कोई फर्क नहीं है। ये अगर साइन ओमेगा टी है ना तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी भी 0 होगा ओवर द फुल साइकिल। क्यों? क्योंकि फर्क कोई नहीं पड़ा, फर्क यही है कि बस इसमें 2 फंक्शन आ गए, 2 साइकिल आ गए। उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव ऐड करके आंसर फिर भी 0। तो 2 ओमेगा का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से डबल है। अगर 3 ओमेगा टी होगा तो मतलब इस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा वाले की फ्रीक्वेंसी इससे ट्रिपल है। तो बस उससे ना साइकिल पे उस पे एवरेज वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे एवरेज वैल्यू 0 ही रहेगी। तो ये याद रख लेना, ये बस आपने याद रखना है कि भाई इनकी इंटीग्रेशन 0 होती है। और एक ये फॉर्मूला, अब अगर वोल्टेज भी दे दी जाए आपको एक्साई RMS, तो वो भी आप लिख दोगे, उसकी भी RMS वैल्यू इसके बराबर होती है।
एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हमने कल किया था, 2I0/π होगी। एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ दैट इज 2xi0/π, ठीक है। ओके, इसकी अभी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू आएगी 0.707 ऑफ xi0 होता है, ठीक है। 1/√2 की ये वैल्यू होती है, मतलब ये पीक वैल्यू का ऑलमोस्ट 70% है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू की 70%। और आई एवरेज होता है पीक वैल्यू का 63%। ये कल हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है जी। अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट काइंड ऑफ फंक्शन है, तब आप IRMS कैसे फाइंड करेंगे? तो IRMS फॉर डिजिटल करंट, ठीक है। डिजिटल करंट अगर होगा, डिजिटल सिग्नल होगा, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालनी है? ये डिजिटल सिग्नल कौन सा होता है? जिसमें डिजिट्स होते हैं, लाइक दिस। ये करंट है, ये टाइम है, तो इस तरह से कांस्टेंट रहा करंट, फिर नेगेटिव हो गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर कांस्टेंट रहा थोड़ा टाइम के लिए, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के करंट के लिए IRMS कैसे फाइंड करनी है? अब यहां से लेकर यहां तक करंट की एक वैल्यू है I1, यहां से लेकर यहां तक I2 है, फिर I3 है, फिर I4 है, ऐसे ही I5 है, एंड सो ऑन, जितनी मर्जी वैल्यूज हम यहां पे दे सकते हैं। तो इस केस में IRMS का फॉर्मूला बच्चों आपने कैसे अप्लाई करना है? देखो, अब यहां इंटीग्रेशन नहीं होगी। इंटीग्रेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके पास एक कॉन्टिन्यूस टाइम फंक्शन नहीं है, आपके पास जस्ट वैल्यूज हैं। कुछ देर के लिए करंट ये है, कुछ उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए करंट नेगेटिव हो गया, है ना। तो वैल्यूज हैं हमारे पास यहाँ पे फंक्शन नहीं है। लेकिन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को फाइंड करना है, तो ऐसे फॉर्मूला, रूट मीन मतलब नीचे डिवाइड करते हैं ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो वो n आ जाएगा नीचे। जैसे यहां पर टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे और ऊपर सबको ऐड करेंगे, बट स्क्वायर करके, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर है, तो अभी आपने स्क्वायर करके डिवाइड करना है, तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। अप टू IN स्क्वायर। 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव बन जाएगा, तो इस केस में आंसर 0 नहीं आएगा। अब ये एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो ये करंट था 5 एम्पेयर, ठीक है। पॉजिटिव भी 5 एम्पेयर, नेगेटिव भी 5 एम्पेयर। तो इस केस में अगर मुझे 3 ऑब्जर्वेशंस के लिए इसको कैलकुलेट करना है, तो IRMS आएगा, पहले फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। तो फुल साइकिल के लिए I1 स्क्वायर, 2 ऑब्जर्वेशन लेनी है आपने, एक यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक। तो ये फुल साइकिल सिर्फ यहां तक बनेगा, दिस इज फुल टाइम पीरियड। यहां 0 है, ये कैपिटल T है, यहां पे T/2 है, ठीक है। तो फुल साइकिल के लिए ये फॉर्मूला बन गया। तो आंसर आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 2। तो इट इज, देखो कितना आ गया, 25 25 50 50 बाई 2 अंडर 25, अगेन आंसर इज 5 एम्पेयर। तो इस केस में आंसर 5 एम्पेयर आ गया। अगर हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं तो क्या होता है? अगर मैं कहता कि भाई इसको इस साइकिल तक करो, है ना, IRMS, तो इस केस में for 3T/2 टाइम IRMS अगेन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 3। तो फिर से वही बात बन गई, 75/3 अंडर रूट 25। तो आंसर इज अगेन 5 एम्पेयर। मीन्स इस तरह के करंट में IRMS वैल्यू पीक वैल्यू के बराबर होती है। तो यहां पे रिलेशन निकल आई, IRMS इज इक्वल टू I0। तो मैं यही कह रहा हूं कि अलग अलग तरह के फंक्शंस में AC की जो RMS वैल्यू है वो अलग अलग आएगी। इस केस में ये आई है, और लास्ट जो सिनोसॉइडल फंक्शन था हमारे पास, अगर वेरिएशन इस तरह की थी सिनोसॉइडल लाइक दिस, तो उस केस में पीक वैल्यू के साथ रिलेशन ये आई है I0/√2। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर करंट की वेरिएशन
सिनोसॉइडल है तो IRMS जो होता है बच्चों वो होता है पीक वैल्यू, जो भी उसकी एम्पलीट्यूड है, जो भी उसकी पीक वैल्यू है, डिवाइडेड बाय √2। इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको दे दिया मैंने I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, तो पीक वैल्यू ये है, देयरफॉर IRMS विल बी I0 बाय √2। एग्जाम्पल के तौर पे हमें अगर करंट ये दे दिया जाए I इज इक्वल टू 20 साइन 100t, ये फंक्शन होगा ना इस तरह का। तो इसमें कंपेयर करके पता चल रहा है कि भाई जो I0 है पीक वैल्यू वो 20 है, तो IRMS हो गया 20 बाय √2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 0.707 इंटू 20 एम्पेयर, ठीक है। तो दिस इज आंसर, या एम्पेयर लिखा होगा। ओके, इसकी जगह अगर हमारे पास ये फंक्शन भी हुआ तो भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी भी हम चेंज कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो cos 2 ओमेगा टी भी हमें मिल गया करंट, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से RMS पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जस्ट पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 है। ओमेगा से आपने 2 ओमेगा कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल कर दी करंट की। ये पहली एग्जांपल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। I0 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, ये भी करंट हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ए सिनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम। साइन और cos आ रहा है इसमें, इट इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिंग करंट। तब पीक वैल्यू I0 नहीं होगी। अब पीक वैल्यू क्या है, देखो हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। कैसे लेके जाएंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ना मैथ्स इसमें, ट्रिग्नोमेट्री, वो मैथ्स, थोड़ी सी वो चीजें हमें हेल्प करेंगी, वो हमें रिवाइज करनी है। तो ये बन गया I0 बाय 2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपल सिंपल वाले फॉर्मूले लगने हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। अब ये फंक्शन जो था वो एक्चुअली ये है। अब यहां पीक वैल्यू जो हुई वो क्या हुई, नाउ द पीक वैल्यू इज I0 बाय 2, देयरफॉर IRMS विल बी I0 बाय 2√2, ठीक है। इसमें ये आंसर आएगा, इसका ध्यान रखना। अगर आपको इस तरह का फंक्शन दे दिया तो I0 बाय 2√2 दैट विल बी द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। नेक्स्ट इज, अगर करंट ऐसा है I0 साइन ओमेगा टी प्लस I0 cos ओमेगा टी, ठीक है। अब पीक वैल्यू क्या हुई, तो हेयर I इज सम ऑफ 2 ACs, 2 alternating currents having a phase difference of 90 degree। ऐसा क्यों, देखो एक साइन फंक्शन है, एक कॉस फंक्शन है, तो साइन और कॉस इन दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। तो इस केस में अगर आपने पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जैसे हम वेक्टर्स के साथ करते हैं, हमें क्या करना है, हमें इन एम्पलीट्यूड्स को का रिजल्टेंट लेना है, क्योंकि 90 डिग्री पे हैं ये दो एंगल्स, 90 डिग्री पे हैं ये दोनों करंट्स। तो इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर I0 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। अगर यहाँ I1 I2 होता तब ऐसे लिखते I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, बट अगर दोनों में सेम करंट है तो हम ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल ये कर लेंगे, तो इट इज 2I0 स्क्वायर, इसकी पीक वैल्यू ये आएगी √2 I0, ठीक है। तो दिस इज द पीक वैल्यू इन दिस केस। तो इसकी रीजन पीछे यही है कि ये दो करंट्स का सम है और दोनों करंट्स 90 डिग्री पे हैं। जब 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट निकालते हो तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इस तरह से अंडर रूट लेके आंसर निकलता है। तो इस केस में RMS वैल्यू जो आएगी बच्चों, दैट विल बी √2 I0 बाय √2, ठीक है। कट जाएगा और वो I0 के ही बराबर आएगी, ठीक है, इस केस में। और एवरेज वैल्यू वो 0 ही रहेगी, क्योंकि इसकी एवरेज जब आप कैलकुलेट करोगे वो भी 0, इसकी एवरेज कैलकुलेट करोगे वो भी 0, क्योंकि ये कॉज है और ये साइन है, तो एवरेज यहाँ पे 0 ही रहेगी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर दोनों करंट डिफरेंट हैं, मान लो ऐसे हैं I1
साइन ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा करंट है, तब पीक वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और RMS वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। तब ये यूज करना, जैसे कि मान लो ये करंट था 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 cos ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब दोनों के अपने अपनी पीक वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला लगेगा और फिर IRMS डिफरेंट तरह का कुछ आंसर आएगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम हुए, I0 I0 हुए, तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो IRMS इज इक्वल टू I0।